अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जो बैक्टीरिया पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कॉर्नियोबैक्टीरियम डायपिथेरिया। ठीक है, सबसे पहले एज यूजुअल हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो आपने देखना सबसे पहले ये ग्राम नेगेटिव है और दूसरा रॉड की फॉर्म में है। अच्छा, इसको क्लब शेप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक साइड से थोड़े ज़्यादा वाइडर होते हैं और दूसरी साइड से थोड़े मतलब नैरो होते हैं, तो इस वजह से इसको हम क्लब शेप बोलेंगे। ठीक है, और इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है, या तो वी शेप होती है या एल शेप, मतलब या तो ये ऐसे करके अरेंज होंगे या ऐसे करके अरेंज होंगे। ठीक है, इनकी अरेंजमेंट। ठीक है, अच्छा, अब ये रॉड शेप होते हैं ना, तो इनकी ऐसी अपीयरेंस होती है बीडेड शेप, जैसे मोती नहीं होते वैसे इनकी अपीयरेंस होती है। ठीक है, तो अब उन मोतियों के अंदर क्या होता है, मतलब उसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, ग्रेन्यूल्स किस चीज़ के? पॉलीफॉस्फेट के। क्यों होते हैं आपको पता है ना, जब हम लोग एटीपी की बात करते हैं तो इसको हाई एनर्जी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भी फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं। तो ये भी पॉलीफॉस्फेट है, मींस के इसके अंदर हम लोग एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी स्टेन मेटाक्रोमेटिकली। अच्छा, जब हम इसको किसी डाई के साथ स्टेन करेंगे ना, तो जो इसके ग्रेन्यूल्स हैं वो रेडली स्टेन होंगे और जो बाकी का सेल है ना ये ब्लू स्टेन होगा। तो ये तो इसका करैक्टरिस्टिक फ़ीचर हो गया। इसके जो फीचर्स हैं वो बाकी बैक्टीरिया से थोड़े डिफरेंट हैं। ठीक है, और आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे। अच्छा, अब हमारे पास इसकी बात करते हैं इसकी ट्रांसमिशन की। तो ये हमारी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब हमारे नेचुरल होस्ट हैं। ठीक है, अच्छा, जब ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में होता है तो मतलब ये एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू हमारे ट्रांसमिट होंगे। ठीक है, दूसरा एक और इसका ट्रांसमिशन का ज़रिया है कि जो हमारी स्किन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। एक तो रिस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू हमें इन्फेक्ट करता है एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू, और दूसरा ये क्या करता है कि अगर हमारी स्किन पे कहीं प्री एग्जिस्टिंग स्किन लेयन है तो उस जगह पे जाके इसको इफ़ेक्ट करेगा। अच्छा, ये इसकी ट्रांसमिशन होगी। अब हम बात करेंगे इसकी पैथोजेनेसिस की। इसका टॉक्सिन भी दूसरे टॉक्सिन से थोड़ा डिफरेंट है। एक्सोटॉक्सिन होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है, इसने क्या करना होता है, आपने जब प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन वगैरह पढ़ी होगी तो आपने एलोंगेशन फैक्टर का रोल पढ़ा होगा। तो बस ये एलोंगेशन फैक्टर को ही इनएक्टिवेट करता है। कैसे करता है? एडीपी राइबोसाइलेशन के थ्रू, मतलब इसके अंदर एडीपी और राइबोस की एडिशन करवा देता है, जिसकी वजह से ये इनएक्टिव हो जाएगा और इनएक्टिवेशन की वजह से हम लोग इसकी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। अच्छा, मज़े की बात, एलोंगेशन फैक्टर का रोल यूकैरियोटिक सेल में होता है ना, तो ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, मतलब प्रोकैरियोटिक में इसका कोई रोल नहीं है। मतलब उसकी प्रोकैरियोटिक में इसकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं कर सकता ये। ठीक है, द मेन पॉइंट इज़ हेयर। ठीक है, अच्छा, अब ये जिसके एक्सोटॉक्सिन की ना कंपोजिशन बताई हुई है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड होती है जिसके दो सब यूनिट होते हैं, ए और बी। बी ने क्या करना होता है? बाइंडिंग के लिए हेल्प करता है। बाइंडिंग डोमेन होती है, मतलब सेल के अंदर जो सेल के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन ना रिसेप्टर्स होते हैं, उस ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स पे जो अटैच करने के लिए ना हमें इस बाइंडिंग डोमेन की ज़रूरत है। दूसरा क्या है? अच्छा, दूसरा है हमारे पास ए जो सब यूनिट, इसने क्या करना है हमारी बॉडी में, आपको पता है ना NADPH NAD ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसने NAD से ना निकोटिनामाइड को अलहदा कर देना। ठीक है, फिर इसने क्या करना है, हमारे पास निकोटिनामाइड को अलहदा कर दिया, फिर हमारे पास जो एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड बचा और साथ में फॉस्फेट लेगा और राइबोज लेगा और इसकी जाके ADP राइबोसाइलेशन करवा देगा, जिसकी वजह से एलोंगेशन फैक्टर 2 की इनएक्टिवेशन हो जाएगी। ठीक है, कुछ कंपोनेंट इधर से लिया, कुछ और बॉडी की कंपोनेंट लेके इसको इनएक्टिवेट कर दिया। ठीक है, अच्छा, एक और मज़े की बात, अब हमारे पास वो जो DNA जो इस एक्सोटॉक्सिन को इनकोड करता है ना, वो एक्चुअली एक बैक्टीरियोफेज से आता है, उसको कहते हैं बीटा फेज। ठीक है, अगर मतलब इस बैक्टीरिया पे किसी बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट नहीं किया जो लाइसोजेनिक फेज में होता है, आपको पता है ना लाइसोजेनिक फेज जब बैक्टीरिया और वायरस का DNA इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, तो अगर उसने इन्फेक्ट नहीं किया, लाइसोजेनिक फेज नहीं हुई, ठीक है, तो फिर मतलब इसके अंदर ये वाला DNA नहीं आएगा जो एक्सोटॉक्सिन को इनकोड कर सकेगा। मतलब ऐसा बैक्टीरिया जिसको वायरस ने इन्फेक्ट किया हुआ है, बीटा फेज ने इन्फेक्ट किया हुआ है, वो वाला जोन सा है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास कोई खुद का ऐसा DNA नहीं है जो एक्सोटॉक्सिन को इनकोड कर सके जाके। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ना एक एडिशनल पॉइंट है जो सारे बैक्टीरियाज में नहीं होता, कि अगर ये बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट करता है तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स शो करेगी, होस्ट रिस्पॉन्स क्या है? सबसे पहला क्या होगा कि इन्फ्लामेशन होगा, और
दूसरी मेन चीज़, एक एक्सुडेट आएगा जो फिब्रिनस होगा, ठीक है, फिब्रिन होगा उसके अंदर। तो जिससे क्या होगा, एक ग्रे कलर की ना एडहेरेंट मेम्ब्रेन बन जाएगी जो हमारे थ्रोट को जाके कवर कर देगी। उस मेम्ब्रेन को हम लोग सीडो मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सीडो मेम्ब्रेन, क्योंकि ये बाकी मेम्ब्रेन जैसे इसकी कंपोजिशन नहीं होती, ये फिब्रिनस एक्सुडेट होता है जिसको हम लोग सीडो मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। एक इसका ये हो गया। दूसरा, हमारी बॉडी में ना एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी जो एक्सोटॉक्सिन ये प्रोड्यूस करता है ना इसको, ताकि न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। और मज़े की बात, ये एक्सोटॉक्सिन को कैसे न्यूट्रलाइज़ करेगा, ये जो बाइंडिंग साइड थी ना जो ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर से बाइंड करवा रही थी, ठीक है, इसने बस बाइंडिंग नहीं होने देनी, तो ऐसे इसने एक्सोटॉक्सिन को क्या करना है, न्यूट्रलाइज़ करना है। दूसरा, एक इन्होंने बुक में ना शिक्स टेस्ट के बारे में बताया हुआ है। आपने इस टेस्ट में क्या करना है, बंदे की इम्यूनिटी चेक करनी होती है, जैसे हम लोग टीबी में करते हैं ना एक पीडीटी टेस्ट, बिल्कुल इसी तरह हमने इंट्राडर्मली जो इसका एक्सोटॉक्सिन है ना उसको इंजेक्ट करना है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, 5 to 7 आवर्स के बाद देखेंगे कोई इन्फ्लामेशन वगैरह हुई है कि नहीं। अगर तो इन्फ्लामेशन हुई है तो मतलब हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटी टॉक्सिन उसके खिलाफ बना ही नहीं है, और अगर नहीं हुई तो मतलब हमारी इम्यूनिटी है इस टॉक्सिन के खिलाफ, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी बात है क्लिनिकल फाइंडिंग्स। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हमें पता है कि सीडो मेम्ब्रेन बनती है, दूसरा ज़ाहिर है सोर थ्रोट होगा, और जो हमारे का सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं ना उनकी स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि ये जो हमारे पास सीडो मेम्ब्रेन बनी थी ना, इसने क्या करना है कि ये एक्सटेंड हो जाएगी लैरिंक्स और ट्रैकिया तक, जिसकी वजह से हमारी रिस्पिरेशन इफेक्ट होगी, ठीक है, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरा, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और हमें एरिथमियाज वगैरह भी हो सकते हैं। अच्छा, तीसरा क्या है कि हमारे पास क्रेनियल नर्व्स की ना पॉलिसी हो सकती है, ठीक है। अगर हमारे पास सॉफ्ट पैलेट और फेरेंक्स के जोन से मसल्स है ना उनकी क्या हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, तो हमारे पास जो से होंगे ना नोज़ के थ्रू हमारे जो फ्लूइड्स होंगे ना उनकी रीगर्जिटेशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्या होगी, मसल अगर फेरेंक्स के और सॉफ्ट पैलेट के इफेक्ट हुए हैं तो उनसे क्या होगा कि हमारी जो नोज़ के थ्रू हमारे फ्लूइड्स हैं उनकी रीगर्जिटेशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी होगी। एंड एडिशनल पॉइंट, और ये हमारे पेपर में इस दफ़ा बैक्टीरिया आया हुआ था और इसकी कॉम्प्लिकेशंस लिखने को गई थी, ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से करवा दी हैं। अच्छा, एक इधर हमारे पास पॉइंट है क्यूटेनियस डायपिथीरिया का। मैंने आपको बताया था ना कि डायपिथीरिया स्किन लेजन्स के थ्रू भी हो सकता है अभी ट्रांसमिशन में। तो इसमें एक ऐसी लेजन बनती है, अल्सर टाइप से बनता है, और उसके ऊपर भी ना एक ऐसे मेम्ब्रेन सी बनती है, सीडो मेम्ब्रेन, ठीक है, उसको कवर करने के लिए। और ये बस होती है जहाँ पे हमारे पास वूंड है उस जगह पे रहेगा, ये सिस्टेमिक इसकी कोई वो नहीं होती, सिस्टेमिकली ये हमें इफेक्ट नहीं करता, मतलब जहाँ तक वूंड है वहाँ तक रहेगा, अल्सर वाउंड सा बनता है और उसके ऊपर सीडो मेम्ब्रेन सी बनती है, इसको कवर करती है, और इसकी कोई मतलब हमें सिस्टेमिक इशू कोई नहीं होता, ये लोकली इफेक्ट करती है, ठीक है। दूसरी अब एंड पे बात आ गई लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस की। हम लोग सबसे पहले ना थ्रोट का स्वैब लेंगे, ठीक है, इसको टेलोराइट प्लेट पे ग्रो करेंगे। ये एक स्पेशल मीडियम होता है, स्पेशल ब्लड एगार है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो टेलोरियम साल्ट होता है, टेलोरियम साल्ट जिसने एलिमेंटल टेलोरियम में कन्वर्ट हो जाना होता है, ठीक है। जब हम लोग इसको ग्रो कराएंगे ना तो जब एलिमेंटल टेलोरियम आएगा तो इसका ब्लैक कलर होता है, हमें ब्लैक कॉलोनीज नज़र आएंगी, तो हमें पता चल जाएगा ये कॉर्निया डायपिथीरिया। दूसरा, हम पीसीआर कर सकते हैं, और तीसरा हम लोग इसकी स्मीयर लेके ना उसकी स्टेनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो अभी प्रीवियसली एक वीडियो बनाई थी कि आपने बैक्टीरियोलॉजी जो जनरल बैक्टीरियोलॉजी है उसमें कैसे पढ़नी है, तो उसमें मैंने आपको एक टेबल जब बता रही थी कि जिसमें डिफरेंट मीडिया थे, ठीक है, तो मैंने आपको कहा था ना कि आप क्लिनिकल बैक्टीरियो करेंगे तो ये मीडियाज़ आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जिस तरह एक टेलोराइट प्लेट वाला मीडिया ये अभी आपका हो गया, तब आप याद करते हैं, आपको अलग से याद करना पड़ता है। इसी तरह मैं कह रही थी कि अगर आप क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी आपकी होती है ना तो आपका अपने आप ही कुछ टेबल्स ऐसे जनरल बैक्टीरिया के जो खुद ब खुद ही कवर हो जाते हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने बाकी दोस्तों फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।